Years, we are years. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ESZ अकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं, ट्री की नेटवर्क थ्योरी का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर वो लेक्चर नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बच्चों इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं भी ये बताना चाहूंगा कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज बच्चों बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये लेक्चर उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इस बार गेट 2021 के लिए अपियर होने जा रहे हैं। उनके लिए तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट। ठीक है, तो अभी तक बच्चों इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर DC सर्किट। तो वहां पर फॉर DC सर्किट के लिए इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का बिहेवियर आपको पता है, दैट विल बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग AC सर्किट की बात करें तो AC सर्किट में क्या होगा, वो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी सम होगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर आपका एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड दैट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस हेयर। ठीक है, तो अगर बच्चों अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए थे उसमें अगर हम लोग बात करें तो फॉर DC सर्किट के लिए क्या हो रहा था, फॉर DC सर्किट, अब देखिए इसको ठीक से समझिए आप। ठीक है, फॉर DC सर्किट, तो फॉर DC सर्किट के लिए क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी क्या था DC सर्किट में, 0 था। फ्रीक्वेंसी क्या था, 0 था। तो वहां पर जो आपका इंडक्टर का जो बिहेवियर था, इंडक्टर का जो अपना इंपेडेंस होता है दैट इज इक्वल टू j⍵L, इक्वल टू जब ओमेगा का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0। और इंपेडेंस का 0 होना मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। इंपेडेंस का 0 होना मतलब शॉर्ट सर्किट। तो इंडक्टर जो होगा दैट विल बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। और अगर हम कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर का अपना जो इंपेडेंस होता है दैट इज इक्वल टू 1/j⍵c। अब ओमेगा इक्वल टू 0 जब पुट करोगे फॉर DC सिग्नल के लिए तो 1/0 ये हो जाएगा इन्फिनिटी। और इंपेडेंस का इन्फिनिटी होना मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट। ठीक है, सो कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट जैसा। कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट जैसा। तो बच्चों यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि DC सर्किट के केस में क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर का जो अपना आइडेंटिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इंडक्टर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट जैसा और कैपेसिटर बिहेव करता है ओपन सर्किट जैसा। तो अगर हम लोग एक DC सर्किट में एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड लगा दें तो वहां पर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि DC सर्किट में ओनली रेजिस्टिव लोड कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम लोग फॉर DC सर्किट के लिए अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का बिहेवियर फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होता है। वहाँ पर अगर आप ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करो या ओमेगा इक्वल टू सम हायर वैल्यू पुट करो तो वहाँ पर रेजिस्टेंस का अपना बिहेवियर इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जैसा AC में बिहेव करेगा वैसा ही DC में बिहेव करेगा। तो इसका बिहेवियर चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो उसी तरह से अगर मैं अब AC सर्किट की बात करूं, फॉर AC सर्किट, फॉर AC सर्किट, तो फॉर AC सर्किट के लिए बच्चों यहां पर ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। जब ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो अब यहां पर बताइए फॉर इंडक्टर के लिए अगर हम बात करें तो ZL इक्वल टू क्या होगा, j⍵L। ठीक है, तो जब ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका इंपेडेंस भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसी तरह से आपका कैपेसिटर के लिए जो ZC होगा 1/j⍵c। ठीक है, अब यहाँ पर ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 है तो दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब फॉर AC सर्किट के लिए जो इंडक्टर और कैपेसिटर होगा उसका आइडेंटिटी क्या होगा, अपना आइडेंटिटी रिटेन करके रखेगा। ठीक है, मतलब कैपेसिटर भी अपने आइडेंटिटी को रिटेन करके रखेगा और इंडक्टर भी अपने आइडेंटिटी को रिटेन करके रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सम फाइनाइट इंपेडेंस होगा।
ठीक है, आइडेंटिटी रिटेन करके रखने का मतलब ये हुआ कि उसका इम्पीडेंस क्या होगा, फाइनाइट होगा। इसका भी इम्पीडेंस क्या होगा, एक फाइनाइट होगा, और इसका भी इम्पीडेंस क्या होगा, एक फाइनाइट होगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एसी सर्किट के लिए जो आपका लोड होता है एक कॉम्प्लेक्स लोड यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग बात करें तो फॉर एसी सर्किट के लिए अगर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अगर हम डिफाइन करें तो स्टेटमेंट वाइज अगर इसका जाएं तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड कनेक्टेड टू अ एसी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क विल रिसीव द मैक्सिमम पावर इफ द लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस लुकिंग फ्रॉम द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप देख लीजिए एक बार, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक एसी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है और इसके आउटपुट टर्मिनल पे एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड कनेक्टेड है ZL। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड में उसका कुछ रियल पार्ट भी है और कुछ इमेजिनरी पार्ट भी है। जो आपका रियल पार्ट है वो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टिव पार्ट, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पार्ट। तो ये हमारा लोड का ये रजिस्टिव पार्ट हो गया और ये लोड का रिएक्टिव पार्ट हो गया। और ये लोड कैसा यहाँ पर होता है, वेरिएबल लोड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल लोड। ठीक है, तो यहाँ पर लोड ZL वेरी कर रहा है, इसका मतलब अब अलग अलग कंडीशन इसमें देखेंगे कि कौन कौन से केसेस इसमें एराइजेज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो रजिस्टिव पार्ट है वो क्या है आपका, इसका रियल पार्ट है, और जो रिएक्टिव पार्ट है ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहां पर स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड, कैसा लोड है, अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड विच इज कनेक्टेड टू एन एसी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। ये आपका आउटपुट टर्मिनल है जहां पर क्या कनेक्टेड है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड कनेक्टेड है, और इस टर्मिनल को हम लोग मान लेते हैं AB टर्मिनल, और इस AB टर्मिनल के क्रॉस एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड कनेक्टेड है। ठीक है, सो अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड कनेक्टेड टू एन एसी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, और नेटवर्क कैसा होना चाहिए, AC linear bilateral network। ठीक है, that will receive the maximum power if the load impedance is equal to the complex conjugate। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स में जाओगे तो वहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है A + J टाइम्स ऑफ B। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये इसका क्या है, इसका रियल पार्ट होता है, और ये B क्या होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम बोले कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z* से, या फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं Z* से। वो क्या होता है, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, जो हमारा J है उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, -J से, दैट विल गिव द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो Z* इक्वल टू क्या होगा, A - J टाइम्स ऑफ B। तो केवल हम लोग जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केवल J को रिप्लेस कर देते हैं किससे, -J से। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दिया हुआ है और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर उसका फाइंड करना हो तो हम लोग करते क्या हैं, J को रिप्लेस कर देते हैं -J से, तो वही हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए कि इस वेरिएबल लोड में पावर मैक्सिमम होगा इफ एंड ओनली इफ ZL इक्वल टू ZTH*, और ZTH* क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZTH। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZTH। क्लियर है? तो चलिए, ये तो हमारा स्टेटमेंट होगा, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा केसेस एराइज होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग
यहाँ पे मिटा देते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में लोड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स लोड है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है किस टर्मिनल पे, ए बी टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस एसी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। इस एसी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बना लेते हैं। तो इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट लुकिंग फ्रॉम द आउटपुट ए बी टर्मिनल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसके पूरे नेटवर्क का जो आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इंपेडेंस है उसको मान लेते हैं ZTH, और इस ओपन सर्किट लोड टर्मिनल के क्रॉस जो इसका पूरा एसी सर्किट का जो आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज है उसको हम लोग मान लेते हैं VTH, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इसके थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट से। तो इसका सर्किट इस तरह से बन जाएगा आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, एक इंपेडेंस आएगा ZTH और यहाँ पर एक आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट एसी सोर्स आएगा VTH, क्योंकि हम लोग एसी सर्किट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर VTH भी क्या होगा, एक एसी सोर्स होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या था, ए बी टर्मिनल, जहाँ पर क्या कनेक्टेड है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड। ये क्या कनेक्टेड है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड कनेक्टेड, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड कनेक्टेड है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोले, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड दे देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लोड कनेक्टेड, ठीक है। और ये क्या है हमारा ZL, ठीक है। और ये ZL क्या है, वेरी कर रहा है। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होगा, ZL का कुछ रजिस्टिव पार्ट भी है और कुछ रिएक्टिव पार्ट भी है। तो ZL इक्वल टू क्या है, दैट इज RL प्लस J टाइम्स ऑफ XL, ठीक है। और जो ZTH हमारा है ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक केस और हम लोग कंसीडर करेंगे जिसमें ZTH को हम लोग क्या मान लेंगे, ठीक है, रियल मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक जनरल केस ले रहे हैं कि सपोज दैट बोथ ZL एंड ZTH आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ZTH का भी अगर ये कॉम्प्लेक्स है, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका भी क्या होगा, कुछ रजिस्टिव पार्ट होगा और कुछ रिएक्टिव पार्ट होगा, मतलब कुछ इसका रियल पार्ट होगा और कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा। उसको हम लोग मान लेते हैं ZTH इक्वल टू RTH प्लस J टाइम्स ऑफ XTH, क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर अगर हम लोग बोलें कि लोड हमारा वेरी कर रहा है, लोड क्या हो रहा है हमारा, वेरी कर रहा है, ठीक है। और लोड का वेरी होना मतलब किस पे डिपेंड करेगा, वो RL पर भी डिपेंड करेगा और XL पर भी डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरा जो ZL है विच इज ए फंक्शन ऑफ RL एंड XL, ये दोनों का फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब ZL डिपेंड कर रहा है RL पर भी और XL पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर इसमें से कोई भी एक चेंज होगा तो ZL का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज होगा, ठीक है। तो अगर केवल RL चेंज होगा तो भी आपका XL चेंज होगा, अगर XL चेंज होगा ओनली तो भी क्या होगा, ZL चेंज होगा। और अगर दोनों चेंज होगा, मतलब ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, तो भी हमारा ZL क्या होगा, चेंज करेगा, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें बच्चों अब बताइए 3 अलग अलग केसेस एराइज हो सकते हैं कि ZL कब कब वेरी कर सकता है, जब ओनली RL वेरी कर रहा है, XL का वैल्यू फिक्स है। सेकेंड केस क्या बन सकता है, जब ओनली XL का वैल्यू वेरी कर रहा है और RL फिक्स है, ठीक है। और थर्ड केस क्या बनेगा, जब RL और XL दोनों वेरी कर रहा है जिसके कारण ZL वेरी कर रहा है, क्लियर है। तो हमारा केस नंबर 1 यहां पर बनेगा, केस नंबर वन हम लोग लेते हैं जब हमारा लोड और सोर्स दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो केस नंबर 1 क्या होगा हमारा, बोथ लोड एंड सोर्स इंपेडेंस और कॉम्प्लेक्स, दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स है, क्लियर है। ZTH भी कॉम्प्लेक्स है और ZL भी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें कौन कौन सा केसेस बन जाएगा, इसका सब केस मान लेते हैं, सब केस 1। केस नंबर 1 का सब केस 1 क्या बनेगा कि ZL वेरी कर रहा है, किसके कारण ZL वेरी कर रहा है, व्हेन RL वेरी कर रहा है, ठीक है। RL के वेरी करने के कारण ZL वेरी कर रहा है, लेकिन इस केस में क्या है, मेरा XL का वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है,
भाई RL केवल वेरी करेगा तो भी ZL वेरी करेगा अगर हम लोग XL को फिक्स रखें। ये पहला सब केस हो गया। सेकेंड सब केस क्या बनेगा, सब केस टू क्या बनेगा कि ZL वेरी कर रहा है किसके कारण, व्हेन ZL वेरी कर रहा है किसके कारण, जब आपका RL क्या है फिक्स्ड है, RL क्या है फिक्स्ड है, तो किसके वजह से वेरी कर रहा है कि XL वेरी कर रहा है, उसके वजह से ZL वेरी कर रहा है और RL क्या है फिक्स्ड है। ठीक है, और सब केस 3 क्या होगा हमारा, सब केस 3 हमारा क्या होगा कि ZL हमारा वेरी कर रहा है किसके कारण से, व्हेन बोथ RL वेरिंग एंड XL वेरिंग। मतलब ये दोनों वेरी करने के कारण, RL और XL के वेरी करने के कारण हमारा ZL का वैल्यू वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों क्या होगा केस नंबर 1 में, सब केस 1, सब केस 2 और सब केस 3। ठीक है, और ये तीनों सब केस के लिए हम लोग अलग अलग कंडीशन एराइज करेंगे, अलग अलग कंडीशन को डिराइव करेंगे कि कब लोड में पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। ठीक है, और उसके बाद केस नंबर 2 जो आपका होगा, केस नंबर 2 ये भी आप नोट कर लीजिए, जो केस नंबर 2 हमारा होगा वो क्या होगा, केस नंबर 2 अब क्या हो सकता है कि लोड क्या है प्योरली रेजिस्टिव है। लोड क्या हो सकता है भाई, एसी सर्किट है लेकिन लोड क्या है, एक प्योरली रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड हो, जहां पर XL का वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, जब XL 0 हो जाएगा तो लोड कैसा हो जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव लोड हो जाएगा। तो उस केस में देखेंगे कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या आएगा और वो मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा उस रेजिस्टिव लोड से। ठीक है, तो यहां पर केस नंबर 2 क्या होगा कि सोर्स आपका जो है, सोर्स इंपेडेंस जो ZTH है वो कॉम्प्लेक्स है। सोर्स इंपेडेंस इज कॉम्प्लेक्स, ये तो कॉम्प्लेक्स है, बट लोड इज प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा केस नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा बच्चों कि यहां पर जो भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आप पावर ले रहे हो वो बेसिकली कौन सा पावर ले रहे हो। ठीक है, वो पावर हम लोग यहां पर केवल एक्टिव पावर, रियल पावर या ट्रू पावर हम लोग लेते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि एसी सर्किट में 3 टाइप्स ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा पावर होता है, दैट इज पहला जो हमारा होता है एक्टिव पावर, जिसको हम लोग ट्रू पावर या रियल पावर भी कहते हैं, जिसको आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ वाट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइप का जो पावर होता है एसी सर्किट में, वो कौन सा पावर होता है, दैट इज रिएक्टिव पावर। ठीक है, जिसको आप मेजर करते हो किसमें, VAR में, दैट इज वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में मेजर करते हो। और जो थर्ड टाइप का पावर होता है एसी सर्किट में, उसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट पावर और कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, जिसको आप मेजर करते हो वोल्ट एम्पियर में। ठीक है, और वो पावर कौन सा पावर होता है, विच इज द टोटल पावर सप्लाइड बाय द एसी सोर्स। ठीक है, उसका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कुछ उसका रिएक्टिव पावर में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ रियल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है बात। ठीक है, तो यहां पर आपको एक माइंड सेटअप कर लीजिए कि यहां पर जो भी हम लोग पावर हम लोग लेंगे वो कौन सा पावर होगा हमारे लिए यूजफुल पावर, दैट इज एक्टिव पावर, रियल पावर, ट्रू पावर। क्लियर है बात। ठीक है, और ये रियल पावर, एक्टिव पावर या ट्रू पावर कौन कंज्यूम करता है, ओनली रेजिस्टिव पार्ट। कौन कंज्यूम करता है, ओनली रेजिस्टिव पार्ट। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला केस हमारा क्या है, दैट इज बोथ लोड एंड सोर्स आर कॉम्प्लेक्स। मतलब लोड इंपेडेंस भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और साथ में सोर्स इंपेडेंस या जो ZTH है हमारा वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो उसमें हमारा केस नंबर 1 का सब केस नंबर 1 क्या है कि आपका यहां पर जो ZL वेरी कर रहा है वो किसके कारण वेरी कर रहा है, ड्यू टू RL। तो इस केस में क्या होगा, आपका RL के वेरी करने के कारण यहां पर ZL वेरी कर रहा है और XL इस केस में क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो इस केस में देखेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्रू द लोड कितना होगा और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या आने वाला है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट में हम लोग
करंट वैल्यू का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और ये करंट क्या होगा, क्योंकि जेटीएच और जेडीएल दोनों क्या है, सीरीज में है, तो दोनों में सेमी करंट फ्लो करेगा और उस करंट को हम लोग मान लेते हैं आईएल, ठीक है। दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड, ठीक है। तो अब बताइए इस पूरे सर्किट में आईएल का वैल्यू क्या होगा, आईएल विल बी इक्वल टू वीटीएच डिवाइडेड बाई जेटीएच प्लस जेडीएल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आईएल का वैल्यू वीटीएच अपॉन जेटीएच प्लस जेडीएल हो जाएगा। अब यहाँ पर जेटीएच और जेडीएल का वैल्यू पुट करते हैं, कितना है जेटीएच, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो जेटीएच इक्वल टू क्या होगा, इसका कुछ रजिस्टिव पार्ट और कुछ रिएक्टिव पार्ट, तो क्या हो जाएगा जेडीएल इक्वल टू जेटीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आरटीएच प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सटीएच। उसी तरह से आपका जेडीएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जेडीएल इक्वल टू आरएल प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, आरटीएच प्लस आरएल प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सटीएच प्लस एक्सएल, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, मॉड ऑफ आईएल निकाल लेते हैं कि आईएल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के साथ में उसका दो चीजें एसोसिएटेड होता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका फेज, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, उससे फेज से मतलब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मुझे केवल एक्टिव पावर निकालना है ना, ठीक है, कि कंडीशन ऑफ एक्टिव पावर कितना होगा, ट्रांसफर थ्रू द लोड मैक्सिमम जब होगा और उसका कंडीशन क्या आने वाला है, तो केवल यहाँ पर मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो अब बताइए आईएल का मॉड वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू वीटीएच अपॉन, इसमें इसका मॉड वैल्यू कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा आरटीएच प्लस आरएल का होल स्क्वायर प्लस एक्सटीएच प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोनों साइड क्या स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो मॉड आईएल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, वीटीएच स्क्वायर अपॉन, ये इसको जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा, तो आरटीएच प्लस आरएल का होल स्क्वायर प्लस एक्सटीएच प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, इसको हम लोग मान लिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बताइए एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड कितना होगा, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर जो भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आप जो पावर कंसीडर करोगे, ओनली एक्टिव पावर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे, दैट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टिव पार्ट ओनली, ठीक है। सो नाउ द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड कितना होगा, पीएल इक्वल टू मॉड आईएल स्क्वायर और इनटू आरएल, ठीक है। अब यहाँ से आईएल का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से पुट कीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज वीटीएच स्क्वायर अपॉन आरटीएच प्लस आरएल का होल स्क्वायर प्लस एक्सटीएच प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर और इनटू आरएल। ये होगा पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, कौन सा पावर, एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, ठीक है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे मैथमेटिक्स, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस केस में क्या है आपका एक जेडीएल वेरी कर रहा, किसके कारण, आरएल के कारण वेरी कर रहा, जेडीएल एक्सएल क्या है हमारा फिक्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आरएल का वैल्यू वेरी करते जा रहे हैं, ठीक है। आरएल का वैल्यू वेरी करते जा रहे हैं, तो आरएल का कुछ पार्टिकुलर वैल्यू होगा, एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा जिस समय पीएल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वही आरएल का वैल्यू मुझे कंडीशन फाइंड करना है कि आरएल का वैल्यू कितना होगा, ताकि पावर ट्रांसफर टू द लोड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो एट द मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पे क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ पर वाई क्या है, पीएल, एक्स क्या है, आरएल है, तो यहाँ पर एट द मैक्सिमा पॉइंट क्या होगा, डी पीएल बाई डी आरएल इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। डी पीएल बाई डी आरएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू आरएल, क्योंकि जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में जिसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, अगर मान लो पूछ दिया कि आरएल का वैल्यू फाइंड करो, तो जिसका वैल्यू फाइंड करना रहेगा उसी को आप वेरिएबल मानोगे। मान लो सपोज दैट मुझे निकालना है किसी सर्किट में कि इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा या फिर एक्सेल का वैल्यू क्या होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उसी को वेरिएबल मानोगे, ठीक है। उस केस में आपको मानना पड़ेगा कि जेडीएल वेरी कर रहा, किसके कारण, ड्यू टू एक्सेल। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या जो पूछा गया वही हम उसी को हम लोग क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, फाइंड करते हैं डी पी एल
बाई डी आर एल। अब बताइए डी पी एल बाई डी आर एल, यू बाई भी फॉर्म से इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ पर बताइए वी टी एच क्या है, कांस्टेंट है, वी टी एच क्या है, कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लो तो क्या होगा, वी टी एच स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लो। अब इसको u बाई भी फॉर्म से कर लेंगे, ये है मेरा u और ये पूरा नीचे क्या हो गया v। अब u बाई भी का आपको डिफ्रेंसिएशन पता होगा कि इस फॉर्मेट में कैसे करते हैं। तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम बोलते हैं कि v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। v का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये v हो गया, और इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब क्या है, x क्या है मेरा आर एल है, तो आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस u क्या है आर एल, और इनटू इस v का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, आर एल के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों यहाँ पर बताइए, यहाँ पर इस वाले टर्म में आर एल नहीं है तो इसका डिफ्रेंसिएशन आर एल के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, केवल इस वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो इसको आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर टी एच प्लस आर एल, और इसके इनसाइड में जाके करोगे तो आर टी एच का 0 हो जाएगा, आर एल का हो जाएगा 1, ठीक है। और नीचे आपका क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू आपका क्या होगा, वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, और ये पूरे का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद क्या होगा, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड डी पी एल बाई डी आर एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लोप ऑफ पी एल वर्सेस आर एल कर्व क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड क्या हो जाएगा, डी पी एल बाई डी आर एल इक्वल टू 0, क्योंकि वेरिएबल कौन है, आर एल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जब इसको इक्वेट करोगे 0 से तो नीचे वाला टर्म इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा, ये केवल बचेगा आपका वी टी एच स्क्वायर इंटू, अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पूरा ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आर टी एच स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए तो आर एल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर टी एच इंटू आर एल, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स टी एच स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स एल और इंटू एक्स टी एच, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर एल इंटू आर टी एच प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2 आर एल स्क्वायर, ये पूरा आ जाएगा आपका माइनस 2 आर एल स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, तो आइदर ये 0 होगा या ये 0 होगा। VTH 0 नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि अगर VTH 0 हो जाएगा देन हु विल सप्लाई द पावर टू द लोड, ठीक है। तो VTH तो 0 नहीं हो सकता है, तो किसको 0 होना पड़ेगा नेसेसरली, इस वाले टर्म को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। ये कांट भी 0, ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर पावर कौन ट्रांसफर करेगा, ठीक है, कांट भी 0, ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस टर्म को 0 होना पड़ेगा। अब यहाँ पर बताइए कुछ कैंसिल हो रहा होगा टर्म, उसको कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स ऑफ आर एल इंटू आर टी एच, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पर आर टी एच स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स टी एच स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, और 2 एक्स टी एच इंटू एक्स एल और माइनस 2 आर एल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच क्या रहा, देखिए यहाँ से आर टी एच स्क्वायर प्लस, अब देखो आर एल स्क्वायर माइनस 2 आर एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस आर एल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है आपका प्लस, अब देखिए यहाँ पर एक्स टी एच स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर प्लस 2 एक्स टी एच इंटू एक्स एल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज एक्स टी एच प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, इसको रहने दो, इक्वल टू 0 हो गया आपका, ठीक है। अब आर एल को उधर ले जाओ, क्योंकि कंडीशन मुझे आर एल का ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा आर एल स्क्वायर इक्वल टू आर टी एच स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताइए आर एल का वैल्यू हमारा क्या आ गया, आर एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर टी एच स्क्वायर प्लस
XTH प्लस XL का होल स्क्वायर। ये आया कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। ठीक है, क्या होगा, RL इक्वल टू RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर। यहाँ पर ZTH क्या है, दैट इज RTH प्लस J टाइम्स ऑफ XTH। तो इस केस में बच्चों अगर ZL वेरी कर रहा किसके कारण, RL के कारण, RL के वेरी करने के कारण अगर ZL वेरी कर रहा और XL फिक्स है तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या आएगा, RL इक्वल टू RTH स्क्वायर प्लस XL प्लस XTH का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका PL वाला एक्सप्रेशन था उसमें RL के जगह पर पुट कर दोगे क्या, अंडर रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर, तो दैट विल गिव द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। ठीक है, तो अब बताइए PL हमारा क्या था, PL जो था दैट इज मॉड IL स्क्वायर और इनटू क्या था, RL था। ठीक है, अब इस RL का कंडीशन यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा IL का वैल्यू क्या था, VTH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर और प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर, ये था। ठीक है, और इनटू RL, ये था ना हमारा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर RL है बच्चों वहाँ पर इस RL का वैल्यू आप पुट कर दोगे और यहाँ से जो पावर आएगा दैट विल बी द मैक्सिमम पावर। ये क्या होगा, मैक्सिमम पावर होगा। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आया। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा कि इस केस में जब RL वेरी कर रहा है तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होगा, RL इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सब केस नंबर 2 की तरफ। तो ये है बच्चों हमारा केस नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोगों का जो ZL है वो वेरी कर रहा है, ZL वेरी कर रहा है किसके कारण, ड्यू टू XL वेरी। ठीक है, XL के वेरी करने के कारण यहाँ पर ZL वेरी कर रहा है और इस केस में RL का वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। RL क्या है हमारा, फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ तक स्टेप है आपका IL निकालने का सिमिलर है क्योंकि करंट तो वही होगा। ठीक है, तो अब मॉड IL स्क्वायर इक्वल टू हम लोग निकाल चुके थे VTH स्क्वायर बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पावर ट्रांसफर टू द लोड जो आपका होगा, ठीक है, वो कौन सा पावर होगा, दैट विल बी द एक्टिव पावर। और एक्टिव पावर कौन कंज्यूम करता है, ओनली रेजिस्टिव पार्ट कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर आप गलती से XL मत ले लेना। ठीक है, यहाँ पर जो पावर होगा ऑलवेज यहाँ पर क्या होगा, दैट इज कंज्यूम्ड बाय द लोड RL। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पर PL इक्वल टू क्या होगा, मॉड IL स्क्वायर इनटू, अभी भी यहाँ पर हम लोग RL ही लेंगे। ठीक है, XL मत ले लेना क्योंकि यहाँ पर पावर कौन सा लेते हैं, ओनली एक्टिव पावर लेते हैं, दैट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टिव पार्ट। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये गलती आप मत कीजिएगा। ठीक है, तो PL इक्वल टू मॉड IL स्क्वायर इंटू RL। अब यहाँ पर पुट कीजिए इसका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, VTH स्क्वायर इंटू RL डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर और प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बताइए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड क्या होगा हमारा, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, अब यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या है, XL है, तो जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जनरेट करना है XL का। ठीक है, तो क्या होगा आपका DPL अपॉन DXL इक्वल टू 0। तो DPL बाई DXL का मतलब क्या हो गया आपका, D बाई DXL ऑफ, और PL का वैल्यू कितना निकल चुका है, VTH स्क्वायर इंटू RL डिवाइड बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XTH और प्लस XL का होल स्क्वायर, ये आपका आ चुका है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, U बाई V फॉर्म से। तो U तो हमारा पूरा ये हो गया, U क्या हो गया आपका, ये पूरा U है। ठीक है, और ये पूरा नीचे का टर्म जो है वो क्या है, V है। ठीक है, अब उसको U बाई V फॉर्म से डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
बताओ पहले क्या होता है v, तो v का वैल्यू क्या है RTH प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर और इनटू u का डिफरेंशिएशन कितना, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्सेल के रिस्पेक्ट में। तो एक्सेल के रिस्पेक्ट में तो ये दोनों कांस्टेंट है, VTH भी कांस्टेंट है और RL भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्सेल के टर्म में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस पूरे का डिफरेंशिएशन एक्सेल के टर्म में, और माइनस फिर u क्या है हमारा VTH स्क्वायर इनटू RL, और फिर डिफरेंशिएशन करना है इस पूरे टर्म को किसके रिस्पेक्ट में, एक्सेल के रिस्पेक्ट में। तो इस वाले टर्म में तो एक्सेल नहीं है, तो इस पूरे का जीरो हो जाएगा, एक्सेल के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो केवल इस वाले टर्म का होगा, तो इस वाले टर्म का कितना, इस वाले पार्ट का होगा जीरो, और इस वाले पार्ट का कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ XTH प्लस एक्सेल। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, क्लियर है। सो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर dPL/d एक्सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए नीचे का v स्क्वायर आएगा तो उधर क्या होगा, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा यहाँ पर ना। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर कंडीशन क्या आएगा। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर नीचे हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा बताइए, ये पार्ट पूरा जीरो है, तो यहाँ से आपका आ गया विच इम्प्लाई दैट माइनस ऑफ VTH स्क्वायर इंटू RL इंटू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ XTH प्लस XL इक्वल टू जीरो, ये आपका आएगा। तो यहाँ से बताइए बच्चों, आपका ये टर्म तो जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि RL क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, और यहाँ पर VTH क्या है, ये भी फिक्स है। तो यहाँ पर किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ XTH प्लस XL इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरा कंडीशन क्या आया, दैट इज XTH प्लस XL इक्वल टू जीरो, XTH प्लस XL इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब इस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड कब होगा, जब आपका लोड का रिएक्टिव पार्ट और जो आपका सोर्स इम्पीडेंस जो आपका है दैट इज JTH का जो रिएक्टिव पार्ट है, ये दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। सो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। क्लियर है। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, ये हो गया हमारा सब केस नंबर 2। अब चलिए यहाँ पर सब केस नंबर 3 भी यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दो सब केस को आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों को जब हम लोग आपस में मर्ज करेंगे दोनों कंडीशन को, तो उस केस में हमारा सब केस नंबर 3 एराइज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए सब केस नंबर 3 में हमारा क्या है, सब केस 3। सब केस नंबर 3 में क्या होगा कि जेडल वेरी कर रहा है, किसके कारण, ड्यू टू बोथ RL वेरिंग एंड XL वेरिंग, ये दोनों के वेरी करने के कारण हमारा यहाँ पर जेडल वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अब बताइए ये दोनों कंडीशन को आपस में मर्ज करते हैं, तो पहला सब केस फ्रॉम सब केस 1 क्या आया था, सब केस 1 से क्या आया था कि जब आपका RL वेरी कर रहा था, मतलब क्या हो रहा था, व्हेन ZL हमारा वेरी कर रहा था, किसके कारण, ड्यू टू RL वेरिंग, और XL क्या था उस केस में, फिक्स्ड था। तो यहाँ से जो हमारा कंडीशन आया था, देन जो कंडीशन जनरेट हो रहा था वो क्या था, कंडीशन RL इक्वल टू हमारा आया था अंडर रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आया था कि नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 माने थे। ठीक है, और यहाँ पर जो कंडीशन आया है सब केस नंबर 2 से, फ्रॉम सब केस नंबर 2 से जो आपका कंडीशन आया है, ठीक है, कब, जब हमारा ZL वेरी कर रहा है, किसके कारण, ड्यू टू XL वेरिंग, और RL क्या है हमारा, फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कंडीशन निकला है वो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या निकला है, देन XL
प्लस एक्स टी एच इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, दैट इज इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों सब केस को मर्ज करते हैं और सब केस नंबर 3 का कंडीशन एराइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, आर एल और एक्सएल दोनों वेरी कर रहा है, ये दोनों को आपस में मर्ज कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में इस कंडीशन को रखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू ऑफ एक्स टी एच प्लस एक्सएल फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ये पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आर एल इक्वल टू ये पार्ट 0 हो गया, तो आर एल इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा आर टी एच। आर एल इक्वल टू क्या हो चुका है, आर टी एच हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मुझे बेसिकली प्रूव करना फाइनली कि जो तुम्हारा इस केस में जो आपका जेड एल होगा दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जेड टी एच। ठीक है, ये प्रूव करना। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर मेरा प्रूव करना जो है दैट इज इस केस में क्या होगा, जब दोनों वेरी कर रहा, मतलब जेड एल वेरी कर रहा किसके कारण, ड्यू टू बोथ आर एल वेरिंग एंड एक्सएल वेरिंग। तो इस केस में जो हमारा जो जनरेट होगा कंडीशन क्या होगा हमारा, दैट इज इफ जेड एल इक्वल टू जेड टी एच स्टार, ये कंडीशन हमारा जनरेट होगा। ये कंडीशन किसके कारण होगा, सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का ये कंडीशन हमारा जनरेट होगा। अब बताइए जेड एल का वैल्यू क्या है, दैट इज आर एल प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्स एल है, और जे टी एच स्टार का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर टी एच माइनस जे टाइम्स ऑफ एक्स टी एच। ठीक है, ये होगा। तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे कंडीशन जनरेट करेंगे। एक तो हमारे पास में आ गया है आर एल इक्वल टू आर टी एच, ये कंडीशन आ चुका है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग जानते हैं सिंस एक्स टी एच प्लस एक्स एल इक्वल टू क्या है, 0 है, तो एक्सएल इक्वल टू क्या हो गया, एक्सएल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी एच हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन से बताइए कि मेरा जेड एल का वैल्यू क्या होगा। जेड एल इक्वल टू क्या होता है, आर एल प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आर एल का वैल्यू क्या आ चुका है हमारे पास, आर एल इक्वल टू आर टी एच आ चुका है, और एक्सएल इक्वल टू क्या आ चुका है, माइनस एक्स टी एच आ चुका है। ठीक है, तो अब बताइए इस केस में आपका जेड एल का वैल्यू क्या हो गया, जेड एल इक्वल टू आर टी एच माइनस जे टाइम्स ऑफ एक्स टी एच, और ये वैल्यू किसके बराबर है। ठीक है, अब बताइए ये किसके बराबर है, जेड टी एच के बराबर, जेड टी एच कंजुगेट के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू जेड टी एच कंजुगेट। तो ये हमारा कंडीशन जनरेट हो गया सब केस नंबर 3 का। जब हमारा बोथ आर एल और एक्सएल वेरी करेगा तो उस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा थ्रू द लोड। ठीक है, इफ द लोड इम्पीडेंस इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इम्पीडेंस लुकिंग फ्रॉम द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल। ठीक है, तो इसे मैंने बहुत ही डिटेल में आपसे बताया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है, तो इसके बाद जो इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे अच्छे उसको हम लोग नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को अब हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।